इसी शब्द का प्रयोग किया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस शब्द का प्रयोग कर दिया। इसे न्यायपालिका हमेशा वहां देखती है कि जो पार्लियामेंट कोई कानून बना देगी इसलिए वो नहीं माना जाएगा, प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। और यहाँ का मतलब क्या है, प्रोसीजर कैसा भी हो ये न्यायपालिका को देखने का अधिकार नहीं है। बस न्यायपालिका की बात देखेगी कि प्रोसीजर पार्लियामेंट ने बनाया है नहीं, ये फिर अंतर हो गया। अगर इस मामले को और भी दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखना चाहे तो एक वैसे भी कारण है। देखिए, अमेरिका में संविधान लिखित था और अमेरिका में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं थी, और ब्रिटेन में क्या था, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट ने जो भी लिख दिया, जो भी स्वीकार कर लिया, वही सर्वोच्च है। इस वजह से यहाँ पे पार्लियामेंट का डिसीजन कोई बदल देगा ये कल्पना नहीं थी। अमेरिका में ऐसा था कि पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। तो जो पार्लियामेंट ने लिखा, जो अमेरिका में कांग्रेस जो बनाएगी, दैट कैन बी चेंज एंड रिवोक्ड। यही अंतर है दोनों में। ये विधि की उचित प्रक्रिया है, विधि की स्थापित प्रक्रिया। अगला, ये दो केस हो गया। अब जरा हम उच्चतम न्यायालय की अगली भूमिका देखें कि मूल अधिकारों का विस्तार उच्चतम न्यायालय ने कैसे किया। और याद रखिए, अगर इसी बात को हम एक और शब्द में आपको याद दिला दें, अगर हमेशा न्यायपालिका ये देखेगी कि पार्लियामेंट ने जो प्रोसेस अपनाया वो उचित है, उचित नहीं है, उचित है, उचित नहीं है, तो याद रखिए उचित और अनुचित की कोई ऑब्जेक्टिव परिभाषा तो होती नहीं, वो परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होगी। तो फिर विधि बनाने वाला काम न्यायपालिका के पास होगा या विधायिका के पास, फर्क आएगा। इसीलिए अमेरिका में कहा भी जाता है कि अमेरिका में न्यायपालिका तीसरा सदन है। अमेरिका में तो जुडिशरी थर्ड हाउस, इसका जुडिशरी कोई भी कानून एकदम से चेंज कर देती है। ब्रिटेन में कल्पना नहीं थी। इसका मतलब है कि हमारी न्यायपालिका वहां आगे बढ़ गई जहां संविधान निर्माता नहीं चाहते थे। यानी हमारी न्यायपालिका जो अमेरिका जैसी पावरफुल हो गई है। संविधान निर्माता किसको पावरफुल बनाना चाहते थे, पार्लियामेंट को। हो क्या गया, न्यायपालिका। बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए, ये न्यायिक सक्रियता है या नहीं है, ये क्या है। कुछ लोग कहते हैं ना ना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। क्योंकि अगर न्यायपालिका पार्लियामेंट के प्रोसीजर को उचित अनुचित कर सकती है, इसका मतलब पार्लियामेंट हमेशा डरी रहेगी, क्या बनाए क्या ना बनाए। पार्लियामेंट के ऊपर तलवार लटक रही है। आपने कोई प्रोसीजर बना दिया, वो सही हो जाएगी, उसका अंतिम निर्णय कौन होगा, न्यायपालिका का। तो फिर तो न्यायपालिका की शक्ति बढ़ गई। इसी अंतिम लाइन ये आप लिख लीजिएगा, तब उसके बाद हम हेडिंग बढ़ाएं। अगला पॉइंट, इसीलिए मानेका गांधीवाद को न्यायपालिका का सक्रिय दृष्टिकोण माना जाता है। It is an example of active judiciary which is manifested in the मानेका गांधी केस। मानेका गांधीवाद में न्यायपालिका के दृष्टिकोण को सक्रिय माना जाता है। मानेका गांधीवाद में न्यायपालिका के दृष्टिकोण सक्रिय माना, सक्रिय अंडरलाइन, और न्यायिक सक्रियता की शुरुआत भी मानेका गांधीवाद से हुई। या न्यायिक सक्रियता का प्रभाव मानेका गांधीवाद से बढ़ा। शुरुआत करना तो ठीक नहीं है। न्यायिक सक्रियता का मामला मानेका गांधी केस से बढ़ा। Judicial activism was strengthened from the मानेका गांधी केस onwards।
न्यायिक सक्रियता का मामला मानेका गांधी केस से आगे बढ़ा। अगला हेडिंग, न्यायपालिका एवं न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच बढ़ता टकराव। अगला हेडिंग है इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ता टकराव। इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, इसको हटा दें। अब देखिए हम क्यों कह रहे हैं टकराव बढ़ता चला गया, तो दो चार पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला, उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1980 के दशक में उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1980 के दशक में जनहित याचिकाओं का प्रतिपादन किया गया। The notion of public interest litigation was propounded by Supreme Court from 1980s onwards. उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1980 के दशक से जनहित याचिकाओं का प्रतिपादन किया गया, जिससे जीवन के अधिकारों की अत्यधिक विस्तृत और उदारवादी व्याख्या की गई। Therefore, Supreme Court expanded the right to life, expanded the meaning of right to life, जिससे जीवन के अधिकारों की उदारवादी और विस्तारवादी व्याख्या की गई। और उच्चतम न्यायालय सामाजिक न्याय प्रदान करने वाली संस्था बन गया। Supreme Court became an institution for providing social justice underline। उच्चतम न्यायालय सामाजिक न्याय प्रदान करने वाली संस्था बन गया। प्रताप भानु मेहता का कहना है, उच्चतम न्यायालय सामाजिक न्याय प्रदान करने वाली संस्था बन गया। प्रताप भानु मेहता का मानना है, दिस इज एन ओपिनियन ऑफ प्रताप भानु मेहता, कि उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका की भांति कार्य करने लगा। प्रताप भानु मेहता कहना है कि उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका की भांति कार्य करने लगा। कार्यपालिका की भांति अंडरलाइन। सुप्रीम कोर्ट एक्टेड एज एन एग्जीक्यूटिव। अब एक बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वे सुप्रीम कोर्ट का मूल काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मूल काम है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पहला, संविधान की व्याख्या दूसरा। यानी अच्छा, अब जरा देखिए हम कितने शब्दों कितनी गहराई से मतलब समझते हैं।
whether Supreme Court is a mechanism of adjudicating the dispute or providing social justice. उच्चतम न्यायालय क्यों बना हुआ है? विवादों को हल करने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की भूमिका कैसी आ गई? अब सामाजिक न्याय कैसे? अब देखेंगे। अब जरा फिर टेक्निकल पॉइंट देखिए, जनहित याचिका कहाँ से आ गई, कैसे जनहित याचिका आई? और फिर अब एग्जाम्पल आपको बता दें। और प्रताप भानु मेहता ने कहा भी, देखिए एक एक शब्दों में बड़ी ध्यान देने की बात होती है। अगर मैं ये ना कहूँ कि न्यायपालिका सक्रिय हो गई, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछेगा कि न्यायिक सक्रियता बताइए, फिर तो आप लिख देंगे। वो सीधा पूछेगा कि न्यायपालिका और संसद के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। तो वहां सवाल आपसे पूछेगा, वो जनहित याचिका सीधा नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा कि आपको लगता है कि न्यायपालिका इस समय कार्यपालिका की बात काम कर रही है? आप ये बात जानते हैं कि आपका एग्जामिनर सीधे सवाल पूछने में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखता, वो घुमा चीजें पूछेगा। अगर हमने ये कह दिया कि न्यायपालिका कार्यपालिका की भूमिका में है, तो सवाल है कार्यपालिका फिर क्या काम करेगी? और जब हमने ये कह दिया कि न्यायपालिका कार्यपालिका की भूमिका में है, तो संविधान में कोई सेपरेशन ऑफ पावर होगा या नहीं होगा? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होगा फिर? अब अजीब सी बात है। तो अपने आप में ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। यानी जब हमने ये कह दिया कि इफ जुडिशरी इज एक्टिंग लाइक एन एग्जीक्यूटिव, अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रही है, तो अपने आप में ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशरी शुड नॉट बिकम सुप्रीम। और इसलिए हमने कहा कि हमारी न्यायपालिका तो वहां चली गई है जहां अमेरिका की न्यायपालिका भी नहीं आ पाई। हमारी न्यायपालिका तो अमेरिकी न्यायपालिका से भी आगे बढ़ रही है। दैट वॉज नॉट द विजन ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स। ये अपने आप में ध्यान देने की बात है कि हमारी इस न्यायपालिका किस तरीके से उस दिशा में आगे बढ़ जा रही है। दैट वॉज नॉट एट ऑल इमेजिन्ड बाई आवर फाउंडिंग फादर्स। अब देखेंगे कि जनहित याचिका कैसे आ गया। इसका अगर हम बेसिक एग्जाम्पल आपको बता दें, हमने पहले आपको आर्टिकल 32 बताया था। आर्टिकल 32 जिसमें तमाम तरीके रिट है। रिट का मतलब आदेश है, आज्ञा है। तो ये रिट में अब ये भी आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में परंपरागत रूप में रिट को आगे ले जाने के लिए एक प्रक्रिया का फॉलो किया गया, दैट इज एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस, वादी प्रतिवादी न्याय की प्रणाली। तो हमारे यहाँ न्याय को प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 32 में कौन सा तरीका अपनाया गया? वादी प्रतिवादी न्याय की प्रणाली, एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस। वादी प्रतिवादी न्याय का तरीका अपनाया गया। और वादी प्रतिवादी न्याय का मतलब है, देखिए जो भी जिसके भी मूल अधिकार का उल्लंघन होगा वो उच्चतम न्यायालय जाएगा। वादी प्रतिवादी का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में जाने की परमिशन नहीं होगी। दैट इज द बेसिक नोशन ऑफ एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस। और आप जानते हैं कि इसमें परंपरागत रूप में क्या था कि प्रोसीजर का बड़ा इंपॉर्टेंस था, प्रक्रिया को बहुत महत्व दिया जाता था। प्रक्रिया को लैटिन भाषा में कहते हैं लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब है प्रक्रिया, का मतलब है प्रक्रिया क्या है? कोई भी तीसरा व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं जाएगा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। तो आपको प्रक्रिया का मतलब है कि पहले तो खुद ही वो व्यक्ति जाना चाहिए जिसके मूल अधिकार का हनन हुआ है। पहला वकील को लेके जाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और फिर समय लगेगा आपके पास। लेकिन अब देखिए 1980s में क्या किया उच्चतम न्यायालय ने, इसी 32 को क्या कर दिया, 32 क्या कर दिया, अब ये एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस नहीं रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रिलैक्स कर दिया। उसने क्या किया, प्रोसीजर इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जस्टिस इज इंपॉर्टेंट रादर देन प्रोसीजर। प्रक्रिया का महत्व नहीं है, किसका महत्व है, न्याय का। जस्टिस इज इंपॉर्टेंट रादर देन प्रोसीजर। प्रक्रिया का महत्व नहीं है बल्कि न्याय का महत्व है।
जस्टिस इज इम्पोर्टेंट रादर देन प्रोसीजर, तो हमारे यहाँ न्याय का महत्व है, प्रक्रिया का नहीं। कैसे एग्जाम्पल आपको बता दें। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, लोकस स्टैंडाई को चेंज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने लोकस स्टैंडाई को चेंज कर दिया और क्या कहा, एनी थर्ड पर्सन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। एनी थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति। थर्ड पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन क्या है, जिसके अधिकार का उल्लंघन होगा। हु इज सेकंड पर्सन, हु वायलेटेड द फंडामेंटल राइट ऑफ अदर। तो फंडामेंटल राइट के मामले में फर्स्ट पर्सन नागरिक है, सेकंड पर्सन सरकार है। थर्ड पर्सन का मतलब है जिसके अधिकारों का न उल्लंघन हुआ न जिसने किसी का उल्लंघन किया। तो हु इज थर्ड पर्सन, सामाजिक कार्यकर्ता। हु इज थर्ड पर्सन, पत्रकार। हु इज थर्ड पर्सन, सोशल एक्टिविस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी थर्ड पर्सन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, ये पहली बार कहा गया। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 की प्रक्रिया को नीचे कर दिया। उच्चतम ने कहा प्रोसीजर इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रक्रिया का महत्व नहीं है, बल्कि महत्व किसका है, न्याय का। इसलिए कई बार तो इसे कहा गया कि एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन, पत्र अधिकारिता। और कई बार तो ये कहा गया कि अगर किसी को उच्चतम न्यायालय में कोई पहुंच भी नहीं पा रहा है तो पोस्ट कार्ड लिख दे, उच्चतम न्यायालय उसी को रिट मान लेगा। यानी प्रक्रिया को ढीला क्यों किया गया है, क्योंकि अगला उच्चतम न्यायालय ने प्रक्रिया को ढीला क्यों किया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज सोशल। उच्चतम न्यायालय की भूमिका केवल न्यायिक नहीं है, सामाजिक भी है। और उच्चतम न्यायालय में न्याय के लिए कॉस्ट की आवश्यकता नहीं है। कॉस्ट इज नॉट फैक्टर, पैसा लगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि दे विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट जस्टिस। और निःशुल्क रूप में आपको न्याय दिया जाएगा। और न्याय कैसे दिया जाएगा, स्पीडी, त्वरित रूप में। उच्चतम न्यायालय निःशुल्क रूप में न्याय देगा, त्वरित रूप में न्याय देगा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टी है, अगर सोच के देखेंगे, जब उच्चतम न्यायालय वादी प्रतिवादी के रूप में काम करता है तो इसका मतलब है दो पर्सन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैं गया सरकार के खिलाफ के मेरे अधिकार का उल्लंघन हो गया। लेकिन जब सोच के थर्ड पर्सन का मतलब है एक सामाजिक कार्यकर्ता उच्चतम न्यायालय में गया और उसने कहा भाई ईंट के भट्टों पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको फ्री किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 23 का वायलेशन है। जो पत्रकार गया हुआ है वो तो भट्टों पे काम नहीं कर रहा है पहला। इसका मतलब है एनी सोशल स्पिरिटेड पर्सन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जनहित याचिका को नाम दिया गया। जो बहुत ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए ईंट के भट्टों पे वो काम कर रहा है और मैं पत्रकार के रूप में जानना चाहता हूं कि सरकार न्यायालय इनकी सुध ले। तो बताइए, हमारा सरकार के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ क्या? हमारा सरकार के साथ तो डिस्प्यूट है ही नहीं है। हम तो किसी तीसरे व्यक्ति ले जा रहे हैं। और तीसरा व्यक्ति होना चाहिए और समूह होना चाहिए। वो मार्जिनलाइज होना चाहिए या धनी होना चाहिए? मार्जिनलाइज। इसलिए आप देखेंगे, अब नाम जरा सोच के देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का सीधा सा मतलब झगड़ा। सुप्रीम कोर्ट का मूल काम क्या है? झगड़े का निवारण। सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम लिटिगेशन पड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है? ये लिटिगेशन है या पब्लिक इंटरेस्ट है? यानी ऐसा झगड़ा जहां सामाजिक न्याय इन्वॉल्व है, ऐसा झगड़ा है। जहां पे दो लोगों के भी झगड़ा नहीं है, ऐसा झगड़ा। अब सामाजिक न्याय इन्वॉल्व कहाँ है? बच्चों को शोषण हो रहा है, ये जनहित याचिका है। मजदूरों को उनके निश्चित मजदूरी से वेतन नहीं दिया जा रहा है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और कई मामलों में तो अगर किसी को बिला वजह जेल में रखा गया, उसके पास पैसा नहीं है,
क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट में जाने पर आपको अधिकार भी बचाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, ये परंपरागत प्रोसीजर है। इसलिए इसमें क्या कह दिया गया, पैसा नहीं लगेगा और न्याय तुरंत होगा। इसीलिए जनहित याचिका ने क्या किया, हमारे समाज के वंचित वर्गों के लिए भी न्यायपालिका के दरवाजे खोल दिए। और पहले तो पोस्ट कार्ड 25 पैसे का मिलता था, और 25 पैसे के पोस्ट कार्ड पर उच्चतम न्यायालय आपको न्याय दे दे, इट इज अ वंडरफुल आइडिया और नॉट। अपने आप में उच्चतम न्यायालय वही था, कार्य प्रणाली में व्यापक परिवर्तन कर दिया। लेकिन सवाल ये होता है, जब उच्चतम न्यायालय से पूछा गया भाई ये बताओ तुम ये सब काम करोगे तो कार्यपालिका विधायिका क्या क्या काम करेगी। अब बताइए, बच्चों की भलाई की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है कि न्यायपालिका की, किसकी जिम्मेदारी है, महिलाओं की, बच्चों की, अनुसूचित जाति। देखिए तो ये राहुल भैया की जिम्मेदारी है गरीबों के खाते में 72,000 रुपए डाल दे, या उच्चतम न्यायालय की जिम्मेदारी है। और हैरानी की बात आप देखेंगे, उच्चतम न्यायालय ने यह तक कह दिया, अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अधिकारों का अवहेलना हो गई। एक तो मामला था गोमिया हो का, बिहार केस में, बिहार में एक बंद था, एक व्यक्ति 32 साल से बंद था, और हमारे यहाँ कोई पेनाल्टी किसी को मिलेगी तो मैक्सिमम 32 साल की अवधि नहीं है। अरे 20-25 साल में तो आजीवन कारावास, कैदी जेल से बाहर आ जाता है। गोमिया हो बिहार की जेल में बंद था, और उससे जब ये पूछा गया कि भाई किसकी सजा में तुम बंद हो, एक पत्रकार ने उसकी पूरी रिपोर्ट निकाल दी। एक व्यक्ति जेल, बिहार की जेल में ऐसा है जो पिछले 32 ईयर से ही इज बिहाइंड बार। तो उसी समय जनहित याचिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को परमादेश दिया, बैंड दिया, वो आरोप बताओ जो तुमने उस व्यक्ति के ऊपर लगा रखा है। चीफ सेक्रेटरी ने तुरंत बिहार के उस जेल के सुपरिंटेंडेंट को पूछा, अमुक व्यक्ति तुमने बंद कर रखा है तो हमें पहले चार्जशीट दो, आरोप क्या है उसके ऊपर, दंड क्या है। बिहार के जेल प्रमुख ने कहा कोई चार्जशीट ही नहीं है। 32 साल जेल के पीछे रह गया, क्योंकि याद रखिए, क्योंकि सवाल था कि उसका कोई जमानतदारी ही नहीं है। दैट इज द प्रोसीजर। इसका मतलब हमारे अंगूठे में अगर कोई लाइन हट गई है तो आधार कार्ड से भोजन नहीं मिलेगा। प्रक्रिया का मतलब ज्यादा है परिणाम का। और दोस्तों आधार कार्ड में, सरकार करे आधार कार्ड बनवाएंगे, कई बार तो मजदूरों के सब हाथ के निशान घिस गए, उनका आधार कार्ड बन ही नहीं रहा है। अभी आप ध्यान दीजिए, इसलिए प्रक्रिया तो यह है कि जब तक आधार कार्ड नहीं लगेगा तब तक आप उसका सामान नहीं देंगे, लेकिन परिणाम यह है कि आप उसका सामान देंगे। फिर सोच के देखिए, अब उच्चतम न्यायालय दोस्तों सामाजिक न्याय करेगा। जैसे एग्जाम्पल, दिल्ली में एशियाड खेल हो रहा था, एशियाड खेल हो रहा था, तो इसमें तमाम मजदूरों को मजदूरी में लगा दिया गया। एक पत्रकार उच्चतम न्यायालय पहुंच गया, एक पत्रकार उच्चतम न्यायालय में पहुंचा और पत्रकार ने कहा कि जो दिल्ली के मजदूरों को काम कराया जा रहा है, वो जो उनको पेमेंट दिया जा रहा है, दैट इज लेस देन प्रेस्क्राइब वेज। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी मजदूर को अगर कम मजदूरी दे रहे हो तो जीवन का अधिकार का उल्लंघन है, उसको ठीक ठाक मजदूरी दो। सरकार ने कहा यार इन सब मतलों से न्यायपालिका क्या काम है। अब बताइए, अब यहीं पे लफड़ा शुरू हुआ, सामाजिक न्याय का काम कौन करे। और सुप्रीम कोर्ट यहां तक नहीं रुकी। अब बताइए, अभी जैसे दिल्ली में सीलिंग हो रही है, आपको पता है ये कोर्ट करवा रही है, और जनहित याचिका पे। यमुना सफाई काम किसका हो गया, सुप्रीम कोर्ट का। गंगा सफाई काम किसका हो गया, सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका। आजकल तो हर मामले पीआईएल जा रही है। पहले पीआईएल किस पे आता था, सामाजिक आर्थिक न्याय के मुद्दे पर, जनता के अधिकार के मुद्दे पर। और अब से फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको याद दिला दें, क्या एक व्यक्ति के हितों के लिए पीआईएल दायर की जा सकती है, नहीं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वन पर्सन यू कांट फाइल अ पीआईएल। जहां पे समूह के अधिकार की बात हो, जहां लोगों के अधिकार की बात हो, वहां आप जनहित याचिका लेके जा सकते हैं। और आजकल तो आप देखेंगे चुनावी सुधार के लिए जनहित याचिका जा रही है, सिविल सेवा में सुधार जनहित याचिका, पर्यावरण का मामला जनहित याचिका, हर मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहे हैं। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बदली या नहीं, सुप्रीम कोर्ट शक्तिमान बन गया है कि नहीं। और विनीत नारायण का केस था, विनीत नारायण के केस में तो उच्चतम न्यायालय ने यहां तक कह दिया कि सीबीआई सीधा हमें रिपोर्ट करे। अच्छा बताइए दोस्तों, अभी बार बार उच्चतम न्यायालय सरकार के लिए फजीहत पैदा कर दी, लोकपाल की नियुक्ति कब करोगे। यार ये बताइए, ये उच्चतम न्यायालय का काम है सरकार को उंगली करे, लोकपाल बनाओ लोकपाल बनाओ। अरे सरकार को मर्जी होगी बनाएगी। उच्चतम ने अभी ये कहा इस डेट के भीतर लोकपाल अपॉइंट कर दो, कहा कि नहीं कहा।
ये कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? कहना चाहिए या नहीं? और अभी अभी कुछ हमारे यहाँ लिली थॉमस है, कई कई वकील ऐसे हैं जो एक एक पीआईएल को लेके जाते हैं, और एक वकील है उन्हें पीआईएल तो लेकर ये गई, ऐसा माई लॉर्ड ये काम आप कर दो कि जो हमारे यहाँ जितने भी आपराधिक किस्म के लोग हैं वो चुनाव लड़े ही न। जबकि सवाल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के रिफॉर्म के बिना ऐसा कैसे हो सकता है? अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट विधि का निर्माण करे या निर्णय दे? सुप्रीम कोर्ट सामाजिक न्याय करे या विवाद हल करे? लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट विधि का भी निर्माण कर रही है, सामाजिक न्याय भी कर रही है, विवाद भी हल कर रही है। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ करेगी दोस्तों, छोटा भीम बन गई कि नहीं? ऐसा करना चाहिए। तो अब बताइए, टकराव होगा नहीं होगा? और सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है आपको याद दिला दें। सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में सारी बस सीएनजी चलनी चाहिए। अब ये बताइए, दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई अलादीन का चिराग है? ऐसे से सीएनजी 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 कैसे हो जाएगा? आप ये बात जानते हैं, सीएनजी फिटेड बस चलने के लिए पहले हमारे पास सीएनजी का फिलिंग स्टेशन होना चाहिए। अब इस ये सब सुप्रीम कोर्ट बस शुक्र है ऑर्डर। ऑर्डर आपको याद दिला दें, अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा जेल बनाओ, ओपन जेल हो। सरकार ने कहा यार ज्यादा विचार मत दिया करो, ओपन जेल हो, बेकार की बात करते हो। हमारे यहाँ पश्चिम का मानदंड नहीं चलेगा ओपन जेल की बात। अभी फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बताओ डेथ पेनल्टी देने के लिए कोई सॉफ्ट तरीका ढूंढो। सरकार ने कहा यार बार बार उंगली क्यों करते रहते हो, हम लटकाएंगे, ऐसे लटकाएंगे, अभी सॉफ्ट तरीका ढूंढो। हर बात में टांग अड़ाते हो। और आप बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा ये बताओ जो तमाम ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें जो वैकेंसी है कब तक भरोगे? सरकार ने कहा क्या हो गया है यार तुमको, हर बात में प्रॉब्लम कर रहे हो। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये तक दिल्ली में कह दिया था कि दिल्ली में जो बाहर के नंबर के ट्रक आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, उसको हरियाणा बॉर्डर पे, इधर गाजियाबाद बॉर्डर पे रोका जाए। पुलिस वालों ने कह रहे भाई हम कैसे नंबर देखेंगे, एच है कि डी है? और रात में पता चला नंबर दे रहे हैं तब तक छाप के चली गई बस हमें को। देख लो, बेकार की बात करते हो। आप आपने अगर किताब में एक बात पढ़ी होगी, आपने न्यायिक विधान शब्द का प्रयोग देखा होगा। न्यायिक विधान का मतलब क्या है? उच्चतम न्यायालय विधि का निर्माण करेगी या विधि के अनुसार उसकी व्याख्या करेगी? उच्चतम न्यायालय का काम क्या है? विधि का निर्माण है या विधि की व्याख्या है? कर क्या रही है? निर्माण कर दे रही है। अब याद देखिए, एस सी एस टी एक्ट सरकार ने बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट को उसके पीछे नहीं आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को सीधा कह देना चाहिए भाई हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बताए एस सी एक्ट आपने बनाया ठीक नहीं है, संशोधन ठीक नहीं है। अरे तुम क्यों आ रहे हो यार बीच में? पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट के जज है निर्वाचित या पार्लियामेंट है? अब महिलाओं का जो डाउरी का मामला था, अरे कुछ तो काम पार्लियामेंट के लिए छोड़ दो यार। अब बताइए दोस्तों, ऐसा तो नहीं है, इसीलिए हमने कहा उच्चतम न्यायालय आज शक्तिमान बनने की भूमिका में है। अपना अपॉइंटमेंट खुद कर ही रही है, खुद कर रही है कि नहीं कर रही है? अपना अपॉइंटमेंट खुद करेगी, उसके बाद सरकार को हमेशा प्रॉब्लम करती रहेगी। उससे पूछा जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन बताओगे, कहेगा नहीं नहीं हम तो नहीं बताएंगे, बाकी तुमसे सब पूछेंगे। अब बीसीसीआई का ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई का रिफॉर्म करना है? कौन करेगा बीसीसीआई का? सरकार के जिम्मे छोड़ो यार, हर काम में कूद पड़े हो। अब बताइए दोस्तों क्या किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ज्यादा सक्रिय हो रही कि नहीं? तो अगला पॉइंट देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, आपकी किताब में क्या लिखा गया है। आपकी किताब में अलग से हमने जनहित याचिका क्या है, उसके चरण क्या है, लेकिन मुझे डाउट है कि आज की डेट में जनहित याचिका एग्जामिनर पूछेगा। बहुत सरल चीज, बहुत लोगों ने इसको पढ़ा लिया है। अब एक बात मैं बार बार आपको एज ए फैक्चुअल चीजें एग्जामिनर नहीं पूछता, जो सीधा डिस्क्रिप्टिव हो लिखने वाली हो, वो मामला ट्विस्ट करके पूछेगा। अगला पॉइंट, जनहित याचिका के द्वारा अच्छा, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था।
कि उच्चतम न्यायालय में सरकार गई और सरकार ने कहा यार तुम लक्ष्मण रेखा लांग रहे हो सुप्रीम कोर्ट, अरे कुछ तो लक्ष्मण रेखा बना दो। सुप्रीम कोर्ट भी आजकल जवाबी कव्वाली में लग गया है। कव्वाली सुनी कभी आपने? और दोस्तों कव्वाली एक बड़ी शानदार विधा थी जो गायब होती जा रही, फिल्मों में नहीं रही। पहले खूब कव्वाली आती थी। तो जब सरकार ने कहा कि ऐसा है उच्चतम न्यायालय में महोदय आप अपनी लक्ष्मण रेखा लांग रहे हो, तो उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, अगर सीता ने लक्ष्मण रेखा न लगा होता तो रावण न मार जाता होगा। सरकार ने कहा अरे अजीब सी बात कर रहे हो यार तुम, ये जवाबी कव्वाली के लिए बने हुए हैं। और एक बात याद रखिए, अभी कुछ दिनों पहले ये मोदी की सरकार की बात है और उसने बताया एनजेसी को रद्द कर दिया इन्होंने। और अभी कुछ दिनों पहले, ये हर संवैधानिक पदाधिकारी टिप्पणी करते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तो सरकार के खिलाफ ये कह दिया था कि सरकार कुंभकर्ण की तरह सो रही है। सरकार ने कहा ऑब्जेक्शन बाय लॉर्ड, जाके ताऊ को देख लो, रात भर जागता रहता है, बेकार की बात करते हो, कुंभकर्ण की तरह सो रही है। ऐसे आपको बात करना चाहिए। यार देखिए दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा था और अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? क्या अच्छा हो रहा है? अजीब सी बात है। अगला पॉइंट, अगला, जनहित याचिका। जनहित याचिका के द्वारा न्यायपालिका न्यायिक विधायन अंडरलाइन, न्यायपालिका न्यायिक विधायन के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। न्यायिक विधायन के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है जो मूलतः विधायिका का कार्य है। जो मूलतः विधायिका कार्य है और इसीलिए यानी जुडिशरी इज इंक्रोचिंग in a domain of legislation in form of judicial legislation which belong to the parliament। और क्या लिखा आपने, क्या लिखा? और हाँ, और इसलिए संविधान में अंतर्निहित शक्ति पृथक्करण की भावना का उल्लंघन हो रहा है। Therefore, the principle of separation of power, संविधान में अंतर्निहित शक्ति पृथक्करण की भावना का उल्लंघन हो रहा है। Therefore, the principle of separation of power is being violated। संविधान में अंतर्निहित शक्ति पृथक्करण की भावना का उल्लंघन हो रहा है। अच्छा, न्यायिक विधायन शब्द आपको स्पष्ट हो गया? फिर आपको बता दें व्हाट इज जुडिशियल लेजिस्लेशन। न्यायिक विधान का मतलब क्या है, जो की टर्म है। तो न्यायिक विधान क्या है? न्यायिक सक्रियता है। भाई न्यायपालिका जब विधायिका और कार्यपालिका कामों में हस्तक्षेप करेगी क्या होगा? न्यायिक सक्रियता। क्योंकि हमारे संविधान में सभी काम बटे हुए हैं। तो न्यायिक विधान का सीधा सा मतलब होता है कि दहेज के बारे में पार्लियामेंट विधि बनाएगी, उसमें न्यायपालिका को कहने का अधिकार नहीं कि विधि ठीक है ठीक नहीं है। ये शुरुआत कहां से हुई? मेनका गांधी केस से। दूसरी बात है, अब चुनाव में अपराधी लड़े, चुनाव में अपराधी न लड़े, दैट बिलोंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। हमारे यहाँ हर चीज पार्लियामेंट बनाएगी। और आप देखिए अभी तो कह दिया, कुछ लोगों ने कह दिया कि अभी तो क्या कह दिया, न्यायपालिका ने कहा कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजे तो उठ खड़े हो जाओ। अरे अजीब सी बात है यार, कोई उठ ना खड़ा हो तो। अब याद रखिए, ये राष्ट्र सिनेमा हॉल को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट बना रखा है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1954। अब ये पार्लियामेंट का काम है कि सिनेमा हॉल में कैसे रेगुलेशन हो, कोई खड़ा हो ना खड़ा हो। अजीब सी बात है।
अब पता चला कोई उच्च न्यायालय का हाईवे पे शराब नहीं पीना है, तुमसे पूछ के पीना है, बताओ ये बताओ क्या मामला है यार तुम्हारा। ये सब पॉलिसी वाला काम है कि नहीं। और एक शब्द आपने और देखा होगा किताब में, दो शब्दों में आपने अंदर देखा होगा, इसलिए बार बार न्यायिक संयम की बात की जाती है। न्यायिक संयम का मतलब है न्यायपालिका जो मूल काम है वहीं तक न्यायपालिका रहे। दूसरा, आपने दो शब्दों को पढ़ा होगा, एक जुडिशियल एक्टिविज्म, एक जुडिशियल ओवर रीच। और ध्यान से देखने की आवश्यकता है। एक्टिविज्म का मतलब है कि जब उच्चतम न्यायालय विधि और संविधान के मामले में एक्टिव अप्रोच अपना रहा है, और ओवर रीच का मतलब है जब उच्चतम न्यायालय पॉलिसी मेकिंग के मामले में इंटरफेयर कर रहा है। पॉलिसी मेकिंग विशुद्ध रूप में किसका काम है, कार्यपालिका का। सुप्रीम कोर्ट हैज नथिंग टू डू इन पॉलिसी मेकिंग। अब पता चला कि भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, मुआवजा न दिया जाए, अरे पॉलिसी मेकिंग काम है। आपने कह दिया मुआवजा दिए, सरकार के पास पैसे नहीं, अठन्नी नहीं है, तो समझ में नहीं रहा है कि राहुल भैया किसानों को 72,000 रुपए कहां से देंगे। 72,000 रुपए देंगे तो बाकी बजट में और क्या बचेगा उसके बाद। प्रॉब्लम ही है। अब इसीलिए आप याद रखिए इन सब मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप याद रखिए दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसलिए पहली नजर में ऐसा लगता है कि न्यायपालिका सक्रिय है, विधायिका कार्यपालिका के दृष्टिकोण में इंटरफेयर कर रही है। लेकिन न्यायपालिका के पक्ष से देखा जाए तो न्यायपालिका करे ना ना भाई हम कहीं सक्रिय नहीं है, हम तो अपना मूल काम कर रहे हैं। न्यायपालिका से पूछा गया भाई ये बताओ आर यू एक्टिव, आप सक्रिय हो, अब विधायिका कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो। न्यायपालिका ना भाई हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, एकदम नहीं कर रहे। न्यायपालिका से कहा गया आप बताओ ऐसा आपका बात क्यों मान लीजिए। अब आपको बता दें दोस्तों, ऐसा आपको लगता होगा कि न्यायपालिका बड़ी सक्रिय है, न्यायपालिका ऐसे मामलों में आगे बढ़ रही है। ये बताइए, अपराधियों का राजनीति में जाना, और फिर आपको लगता होगा कि न्यायपालिका के द्वारा भी एक साल बनाया गया, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। न्यायपालिका ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है और न्यायपालिका ने कहा है जितने अपराधी किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ मामले को एक साल में निपटाया जाए। ये न्यायपालिका की सक्रियता है या नहीं है? है। लेकिन आप याद रखिए, क्या पार्लियामेंट में क्रिमिनल जाने चाहिए? इसके बारे में पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए था, बनाया नहीं बनाया। अब दूसरा देखेंगे, एक सांसद दो जगह चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में इन लोगों ने आज तक इसको चेंज नहीं किया कि उनके फायदे की चीज है। एक बात याद रखिए दोस्तों, न्यायपालिका को इंटरफेरेंस इसीलिए करना पड़ रहा है, सरकार अपने दायित्व पूरा नहीं कर पा रही है। वास्तविकता ये है, सरकार को जो जो काम दिया गया है वो हिला हवाली केवल कर रही है। हम अब कितने एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे आप देखेंगे, कितने एग्जाम्पल आपको बता दें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में रिफॉर्म करने के बाद बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम केवल चुनाव करवाना नहीं होता, दैट शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन सरकार ने उसकी रिकमेंडेशन का एक रत्ती वो वजन नहीं लिया कभी। अब आप देखेंगे सीएजी कोई रिकमेंडेशन करेगा, सरकार उसे कूड़ेदान में फेंक देगी। सरकारी कमीशन ने कोई बात कही, सरकार नहीं मानी। अब बताइए, तो लोग उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? उच्चतम न्यायालय अगर ये काम कर रहा है इसमें बुराई क्या है? आपको याद दिला दें, सामाजिक न्याय हमारे संविधान का ये आत्मा है। सोशल जस्टिस इज सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान अगर सामाजिक न्याय हमारे संविधान की आत्मा है, ये काम उच्चतम न्यायालय को भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसमें क्या बुरा कर रहा है उच्चतम न्यायालय? और ये कहना कि उच्चतम न्यायालय विधि का निर्माण कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभी आप देखिए रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट में ही मामला आया था, उच्चतम न्यायालय से कहा गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भले कुछ भी हो, आप अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोक दीजिए। उच्चतम ने कहा नहीं नहीं भाई, ये काम आप पार्लियामेंट के पास जाइए, ये काम पार्लियामेंट करेगी। इस वजह से आप देखिए, कई मामलों में ऐसा नहीं है कि उच्चतम न्यायालय सक्रिय है। उच्चतम न्यायालय अपने निर्धारित दायित्व का ही पूरा कर रहा है। उच्चतम न्यायालय सक्रिय है, विधायिका कार्यपालिका निष्क्रिय है। अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय का कार्य केवल विवादों को हल करना नहीं है। The task of Supreme Court is not only settle the disputes. उच्चतम न्यायालय कार्य केवल विवादों का हल करना नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना है। Fulfilling the task of social justice is very important task of Supreme Court. न्यायालय काम विवादों को भी हल करना है, सामाजिक न्याय को भी पूरा करना है। और भारतीय राजनीति में अपराधीकरण, द क्रिमिनलाइजेशन इन ग्रोइंग, ये भारतीय राजनीति में अपराधीकरण और धन बल की प्रवृत्ति रोकने हेतु, भारतीय राजनीति में अपराधीकरण और धन बल की प्रवृत्ति रोकने हेतु न्यायालय की केंद्रीय भूमिका है। Supreme Court is minimizing the criminalization of politics, politicization of criminals, money power, muscle power in politics. धन बल के दुष्प्रयोग को राजनीति में रोकने का कार्य है। और उच्चतम न्यायालय विधि और संविधान के शासन का संरक्षक, उच्चतम न्यायालय विधि और संविधान के शासन का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू, वो विधि और संविधान के शासन का संरक्षक है। इसीलिए जनमत के नाम पर संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन, जनमत के नाम पर संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती। Nobody can be given the permission to violate the constitution on the name of will of the people. जनमत के नाम पर संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो आप याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट कहना है कि नहीं, वो कहीं सक्रिय नहीं है, इसलिए मामला डिस्प्यूट का है। अच्छा, पार्लियामेंट कहती है कि वी रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ठीक है, अगर आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता के प्रतिनिधि ये तो नहीं कहते, जनता ये तो नहीं कहती भ्रष्टाचार करो, तो भ्रष्टाचार पे सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल लगाना ये जुडिशियल एक्टिविज्म तो नहीं है। अब रूल ऑफ लॉ है, दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ रूल ब्रेकर्स बिकेम द रूल मेकर्स। जो अपराधी हैं वो संसद पहुंच गए, इससे बड़ा विधि के शासन की अवहेलना क्या होगी? ये तो विधि के शासन की धज्जियां उड़ जाना है। और आप कह रहे हो कि अब इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायालय की है। दूसरी बात, जहां तक मूल अधिकारों की बात आप है, तो आप देखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सुविधाएं लोगों को दी जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गलत क्या कहा है? अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो जनता के हितों के अनुसार है कि नहीं है? और जनता के हितों को पूरा करना, वेयर इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? इसे आप याद रखिए अपने आप में। अब सवाल ये है कौन सही है कौन गलत है, ये कहना बड़ा कठिन है, लेकिन एक निष्कर्ष में बैलेंस का निकाल सकते हैं।
कौन कठिन है, कौन सही है, कौन गलत है, सबके अपने अपने आर्गुमेंट है। क्योंकि अब बात ध्यान में रखने की है, नेहरू के समय तो जुडिशरी कभी एक्टिव नहीं हुई। ये नेहरू सरकार अच्छे से काम कर रही थी। गठबंधन सरकार के समय वाई जुडिशरी बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि गठबंधन सरकार के समय अब तो हमारा उद्देश्य केवल रह गया सत्ता की प्राप्ति। तो सत्ता की प्राप्ति में जो रूल्स ऑफ गेम है उसका तो फ्लाउट कर दिया। इट वाज वायलेटेड ऑल द टाइम, हमने सबका उल्लंघन कर दिया। Therefore, Supreme Court is an institution which ensure the rule of law and the protection of Constitution. भाई हमारा देश विधि से चलेगा, संविधान चलेगा। और हमारे यहाँ तो आप देखते किस तरीके से देखेंगे, राजनेता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एवोल्यूशन करते हैं, निर्वाचन आयोग की बात को नहीं मानते हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा उस दिन CAG, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन संस्थाओं के महत्व भी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो क्या किसी के पास मेजॉरिटी है तो संविधान को धराशायी कर देगा? तो विल ऑफ द पीपल के नाम पे आप अपने हितों को मत साधिए। पार्टी इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट और इंटरेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोर इम्पोर्टेंट। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगाना इसलिए ठीक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ इंस्टीट्यूशन विच बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये बात ध्यान रखने की है। कार्यपालिका पार्टी इंस्टीट्यूशन है, विधायिका पार्टी इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट इज न्यूट्रल, सुप्रीम कोर्ट इज इम्पार्शियल। तो सुप्रीम कोर्ट को टारगेट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान निर्माताओं ने मूल काम दिया है उसको बचाने का प्रयास कर रही है। और हम उल्टा, यानी जैसे कहते हैं शूटिंग द मैसेंजर। शूटिंग द मैसेंजर का मतलब कोई गलत काम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठा दी, तो आप क्या कहेंगे? आवाज तुम्हारी हिम्मत कैसी, आवाज कैसे उठाओगे? सुप्रीम, यू आर शूटिंग द मैसेंजर। सुप्रीम कोर्ट जो जो प्रॉब्लम उठा रही है तो रियल है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या जबरदस्त इन लोगों ने अपने फेवर में डिसीजन बना रखा था। हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में बात लिखी गई है कि अगर, लिखा गया था, आज भी लिखी गई है कि अगर कोई क्रिमिनल, किसी को न्यायपालिका ने दंड दे दिया 2 साल के लिए, तो चुनाव में नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA है, वो पेनलाइज हो गया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP MLA से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, बल्कि अगली कोर्ट में अपील करेगा। और अपील करने में 10 साल डिसीजन आता था, तो उसके सदस्यता तो बच गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कोई अपराधी चुनाव लड़ नहीं सकता, तो जो अपराधी घोषित हो गया वो MP MLA कैसे रहेगा? अब न्यायपालिका विधायिका ने कहा देखो ये सब सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, ये सब काम कर रहा है, क्यों ना करे? क्योंकि याद रखिए, जनता की इच्छा के नाम पे आप संविधान के आधार को हिलाने का प्रयास मत करिए। एंड हिस्ट्री शोज दैट इंदिरा गांधी वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट हाउ शी ट्राई टू डिस्ट्रॉय द बेसिक एडिफिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम व्यक्तिगत रूप में कभी नाम नहीं किसी नेता का नहीं लिखते, लेकिन अतीत की बात अभी भी याद है कि इमरजेंसी के नाम पे कैसे संविधान को धराशायी करने का प्रयास किया गया था। तो विल ऑफ द पीपल को लेके ये मामला फिर आया, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, विल ऑफ द पीपल और रूल ऑफ लॉ? कई बार कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा लगता है कि जनता की अदालत, और हमारे नेता जनता की अदालत फैसला करेगी। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दे सकता, क्यों? हमें कुछ तो रिस्पेक्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। अब हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो, उसके बाद कहेंगे प्रधानमंत्री बनाओ। कमाल की बात है। अब जरा सोच के आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों बार बार इसमें ऑब्जेक्शन करता है? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात को ये लोग कभी मानते नहीं। पहला, आप एक एक प्रोविजन, हमने संविधान में एक प्रोविजन 356 का मिसयूज किया गया, आर्टिकल 200 का मिसयूज किया गया, मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट में संविधान का मिसयूज किया गया, अध्यादेश के जारी करने में संविधान का मिसयूज किया गया। आप ऐसा पोजीशन बताइए, इसलिए हम न्यायपालिका बाद में पढ़ते हैं, कार्यपालिका विधायिका के बाद। अगर सोच के देखिए दोस्तों, इन नेताओं ने हमारे संविधान के साथ क्या किया दोस्तों? क्या किया? वो ध्यान से देखने की बात है। और इन लोगों ने संविधान निर्माताओं के साथ किया या हमारे साथ किया? क्या किया? अब मैं नहीं बताऊंगा क्या किया, बहुत समझदार है दोस्तों। मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता सुबह सुबह, वो आप समझिए क्या किया हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, संविधान निर्माता इस बात से बड़ी दुखी हो गए। अब देखिए, एक एक पॉइंट आप देख लीजिए, ये कहते हैं एक्टिव है, एक्टिव है। अरे हमें तो
आप ऐसी कोई एग्जाम्पल बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की भावना को उल्लंघन कहाँ कर दिया, कोई एग्जाम्पल आप बताइए। और हम ऐसे 25 एग्जाम्पल बता देंगे जहाँ कार्यपालिका विधायिका ने काम रूटीन में किया है। दे हैव वायलेटेड आर्टिकल ऑर्डिनेंस पावर 356, इमरजेंसी पावर्स, वीटो के पावर्स, हर जगह आपने मिसयूज किया अपने फायदे के लिए। और जयललिता, अब मामला यह है कि आखिर विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल इंपॉर्टेंट होना चाहिए या रूल ऑफ लॉ। तो जयललिता को तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय ने दंडित कर दिया था कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट रखने के मामले में। तो उसके बाद जयललिता चुनाव लड़ नहीं सकती थी बिकॉज शी वॉज पेनलाइज फॉर 2 years। और हमारे यहाँ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का पार्ट है कि जिसे भी 2 साल या उससे ज्यादा का दंड मिल जाए चुनाव में नहीं लड़ सकता। तो ये निर्णय था। उसके बावजूद तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी ने चुनाव लड़ा, जयललिता की पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसके बाद जयललिता को चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया बिना विधायक होते हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि इट इज द विल ऑफ द पीपल, जन भावनाओं की इच्छा है और जन भावना चाहती है कि जयललिता मुख्यमंत्री बने। सुप्रीम कोर्ट ने खबरदार, खबरदार, जो लॉ को उल्लंघन करने का प्रयास किया, लॉ को अब बार बार। और हमारे दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारा 1 दिन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा तो उसको कितना रुपए मिलता है, पेंशन मिलेगी। यानी सचिन तेंदुलकर को देश में पेंशन मिलेगी, बात यह है। और किसी ने मुझसे फोन से, पता नहीं क्या, कल किसी ने पूछा भी फोन से कि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में किस वजह से अपॉइंटेड हुए थे, कला के आधार पर। अब कलाकार है नहीं है, बात अलग है। उसी आधार पर उनको मनोनीत किया गया था, ही वॉज नॉमिनेटेड। मामला वो नहीं है। सवाल है दोस्तों, हर जगह तो हमने संविधान की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। तो बताइए, हमारा हमारा तो मन कर रहा है दोस्तों, मैं सुप्रीम कोर्ट को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद दूंगी ना दो दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव रहा है, अपने कामों का निर्वहन किया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ना होता तो आज हमारे विधि संविधान का क्या होता दोस्तों। लेकिन फिर भी निष्कर्ष आप लिखिए। नहीं नहीं, जया बच्चन मामले में केवल ये कहा गया था ना कि जया बच्चन इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और जया बच्चन को पेमेंट न मिलना, वाहन न मिलना, घर न मिलना, ये लाभ के पद होने या न होने कोई गारंटी नहीं है। हाँ, 2006 में तो किया था। अब देखिए 2006 में दोस्तों ऐसा मामला है, उन्होंने पहले बताई थी आपको। 2006 में सबसे ग्लेरिंग एग्जाम्पल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 60 सांसद, अब बताओ, ये लाभ के पद पे हैं, और पार्लियामेंट ने भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाते हुए कहा जिन पदों पे हम हैं वो लाभ का पद नहीं, बाकी सब लाभ का पद है। अगर सोच के देखिए तो फिर तो, यानी कुल मिला के दोस्तों, हम हमारे यहाँ ये प्रवृत्ति इंदिरा गांधी के समय शुरू हुई। आईएएस अधिकारियों को टारगेट कर देना, न्यायपालिका को टारगेट कर देना। और सच पूछिए, न्यायपालिका को टारगेट हम कर देते हैं क्योंकि आम जनता को लगता है कि न्यायपालिका गलत है। अभी न्यायपालिका और आईएएस अधिकारी, दे आर इम्पार्शियल, दे आर न्यूट्रल, तो हाउ दे कैन वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कर तो आप रहे हो, और फिर पार्टी इंटरेस्ट को हर पार्टी बढ़ाना चाहती है, तो निष्कर्ष क्या होगा। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता का विचार अत्यधिक विवादास्पद है, न्यायिक सक्रियता का विचार अत्यधिक विवादास्पद है, हाईली डिस्प्यूटेड। किसी का निवारक नजरबंदी क्या है,
भाई आपको अपराध करने से पहले हिरासत में ले लिया जाए तो क्या होगा? यानी निवारक, नजरबंदी का मतलब हिरासत में रखना। अच्छा, नजरबंदी का मतलब ये सबके नजरों में बंद कर लेना। उर्दू नजरबंदी का मतलब, अच्छा आपने किसी को नजरों में बंद किया है कि नहीं बंद किया है? तो नजरबंदी का मतलब नजरों में बंद कर लेना बिल्कुल नहीं होता। नजरबंदी का मतलब हिरासत में ले, और निवारक का मतलब है रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए? भविष्य का अपराध रोकने के लिए। और ये तो ये सब बातें किताबों में बड़ी अच्छी तरीके से लिखी, मतलब बॉक्स बना के लिखी गई है। तो ये निवारक नजरबंदी है, रोक, निवारक का मतलब रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए भविष्य का अपराध। फिर हमें शक है कि अमुक व्यक्ति भविष्य में अपराध करना चाहता है, अपराध करने से पहले हम क्या कर लेंगे? उसको हिरासत में ले लेंगे। ये क्या लिखा आपने? द आइडिया ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज मैटर ऑफ डिस्प्यूट, अत्यधिक विवाद का विषय है। परंतु परंतु सुशासन के लिए, बट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, परंतु सुशासन के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय तथा सामंजस्य होना चाहिए। हार्मोनी, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच समन्वय एवं सामंजस्य होना चाहिए। हार्मोनी एंड कोऑपरेशन इज एसेंशियल बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव फॉर फंक्शनिंग ऑफ बेटर डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका के निर्णय को क्रियान्वित करने का मूल दायित्व क्योंकि न्यायपालिका के निर्णय को क्रियान्वित करने का मूल दायित्व कार्यपालिका का है। Because executive is responsible for implementation of decision of judiciary. न्यायपालिका के निर्णयों को क्रियान्वित करने का मूल दायित्व किसका है? कार्यपालिका। इसलिए आप देखेंगे तीनों में समन्वय सामंजस्य होना चाहिए। ये टकराएंगे तो सही रोल नहीं होगा। और ये भी आप याद दिला दें, ये सच है कि जुडिशरी हैज एक्टेड वेल, लेकिन आप याद रखिए जुडिशरी शुड बी वर्क एज ए, दे शुड फंक्शन एज ए अलार्मिंग बेल। जस्टिस यस वर्मा ने कहा था कि न्यायपालिका को अलार्म बेल की तरह काम करना चाहिए, न कि एक क्लॉक की तरह काम करना चाहिए कि हमेशा जो काम करती रहे। जुडिशरी शुड इवन वर्क लाइक ए अलार्म क्लॉक। कोई खतरा हो घंटी बजा दीजिए। अब हर मामले पे इंटरफियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको याद दिला दें, इन एनी डेमोक्रेसी न्यायाधीशों की सरकार हो ये हम कल्पना नहीं कर सकते। तो विधि का काम विधायिका ही करेगी, कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और ये भी आप याद रखिए, अगर क्रिमिनलाइजेशन है, बाकी सारी समस्याएं, तो इसके समाधान के लिए फिर जनमत को भी जागरूक करना पड़ेगा। तो हर समस्या का समाधान न्यायपालिका के पास नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये कहना ज्यादा सही होगा कि डेमोक्रेसी को न्यायपालिका ने कम हार्म पहुंचाया है, विधायिका ने हार्म ज्यादा पहुंचाया है। और ये भी आपको याद दिला दें, वही समय था इंदिरा गांधी ब्लेम दैट, अब हमारे यहाँ तो ही कहता है जुडिशियल एलिटिस्ट, न्यायपालिका सामंतवादी है। हमारे बड़ा आसान ब्लेम है ब्यूरोक्रेट्स एंड जुडिशरी। सरकार ये ब्लेम कर देती है कि जुडिशरी ये आईएएस अधिकारी क्या करते हैं? लटकाते हैं, भटकाते हैं, अटकाते हैं। आईएएस अधिकारियों का काम है। और न्यायपालिका हर काम में बाधा उत्पन्न करती है। आप जरा सोच के देखिए कितना अजीब सी विडंबना है। इंदिरा गांधी ने बार बार ये कहा कि हमारे यहाँ समाजवाद में सबसे बड़ी बाधा न्यायपालिका है। जुडिशरी इज द बिगेस्ट हर्डल, स्टम्बलिंग ब्लॉक इन पाथ ऑफ सोशलिज्म। और आज वही कार्यपालिका है कह रही है कि न्यायपालिका समाजवाद क्यों लाना चाहती है, सामाजिक न्याय के काम में क्यों इंटरफेयर कर रही है। ये तो बात अपनी हो गई कि आप ही अपनी बात बदलते जा रहे हो। तो ये ध्यान में रखने की बात है। पहले तो लोग कहते हैं न्यायपालिका का स्वरूप सामंतवादी है,
न्यायपालिका अमीरों के हितों की रक्षा करती है, और आप कह रहे हो अब न्यायपालिका गरीबों की बात क्यों कर रही है? गरीबों की बात तो करना हमारा विशेषाधिकार है। यानी गरीबों की बात अमित शाह, मोदी जी और राहुल भैया करेंगे, न्यायपालिका नहीं करेगी। बात हुई, चित भी आपकी, पढ़ भी आपकी। ये तो अजीब सी बात हो गई। अगला हेडिंग, न्यायपालिका एवं संविधान का आधारभूत ढांचा, जुडिशरी एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अच्छा, ध्यान दिया होगा आपने, आधारभूत ढांचा कहीं और लिखा गया है, न्यायपालिका कहीं और लिखी गई है। बातों को हम जोड़ के हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेंस एग्जाम में तो जोड़ के पूछा जाएगा, और जीएस तक में पूछा गया है। बाकी आधारभूत ढांचा और न्यायपालिका तो हम पहले लिख लीजिए, क्योंकि समय कम, एक्सप्लेन कल करेंगे। दो चार पॉइंट अब लिख लीजिए। पहला, संविधान के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। ब्रैकेट में आर्टिकल 368। संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। ब्रैकेट में आर्टिकल 368। Even power of amending the constitution belong to parliament under article 368। परंतु संविधान की व्याख्या की शक्ति, however the power of interpreting the constitution belong to judiciary। लेकिन संविधान की व्याख्या की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है। संविधान की व्याख्या की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है। इसी के अंतर्गत वर्ष 1973 में केशवानंद भारतीवाद में वाद, केस शुड ऑलवेज बी अंडरलाइन। केशवानंद भारती, कोई भी केस हो मैं उसको अंडरलाइन करके लिखिए आंसर में भी। केशवानंद भारतीवाद में न्यायपालिका के द्वारा आधारभूत ढांचे का विचार प्रतिपादित किया गया। However, in Keshwan Bharati case, judiciary propounded the notion of basic structure। केशवानंद भारतीवाद में न्यायपालिका के द्वारा आधारभूत ढांचे का विचार प्रतिपादित किया गया, जिसके अनुसार संसद के संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है। विच मीन्स, जिसके अनुसार संसद के संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है। सीमित अंडरलाइन, which limits over the amendment power of parliament। limit underline, which limits over amendment power of parliament। rest apart tomorrow onwards। तो अब किताब पढ़ के आइएगा।